गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर के बारे में पढ़े थे और इसके साथ एक टॉपिक वाइज माइंड मैप भी तैयार किए थे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो पे आएँ तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज हम पहले टॉपिक के साथ शुरू करेंगे जो है सेल वाल। सेल वाल जो है एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल है जो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। तो इसके पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में दे रहा है, इन द प्लांट सेल देयर इज़ अ रिजिड सेल वाल विच लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लांट सेल है उसमें एक रिजिड यानी कि कठोर वाल होती है जिसे हम सेल वाल कहते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहले पाई जाती है। मतलब कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एनिमल सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन जो ये सेल वाल है वो प्लांट सेल में पाई जाती है और इसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है वो सेल वाल होता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी पहले ये सेल वाल होती है। तो ये रिजिड होती है। यही रिजिड होने के कारण जो प्लांट सेल होता है उसका शेप आप डायग्राम में देखे होंगे कि लगभग इसी साइज का उसका हर जगह शेप पाया जाता है। तो अब इसके अगले कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं कि अगला कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या दे रहा है। तो इसमें अगला स्टेटमेंट दिया है, इन डिटरमाइंस द शेप ऑफ अ प्लांट सेल एंड प्रिवेंट डिसिकेशन ऑफ सेल। मतलब कि ये प्लांट सेल का जो शेप है उसे डिटरमाइन करता है और ये जो प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ सेल, तो यहाँ डेसिकेशन से मतलब है इसे प्रोटेक्शन देता है कि बाहरी चीज़ों से ये बचे। अब यहाँ पे अगला स्टेटमेंट दे रहा है, इट इज़ मेड ऑफ अ फाइब्रस पॉलीकैरोकाइड। तो यहाँ पे हम इसे कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं जिसे हम सेलुलोज कहते हैं। यहाँ पे इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि बहुत जगह पे पूछा जाता है कि जो सेल वाल है वो किससे बनी हुई है। तो हम इसे सीधा लिख सकते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है जिसे हम सेलुलोज कहते हैं, या फिर यहाँ पे लिखना हो तो हम फाइबर पॉलीकैरोकाइड कह सकते हैं। तो अब इसके अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो अगला स्टेटमेंट में क्या दिया है, तो अगले स्टेटमेंट में दिया है, द प्लांट सेल वाल कंसिस्ट ऑफ टाइनी सेलुलोज फाइबर्स called microfibers glued together by a mixture of polysaccharides। जो ये प्लांट सेल वाल है उसके जो सेलुलोज होते हैं वो बहुत पतले होते हैं जिसे हम सेलुलोज फाइबर्स कहते हैं या माइक्रोफाइबर्स कह सकते हैं। ग्लूड टुगेदर बाय अ मिक्सचर ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। जो ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये सेलुलोज के जो फाइबर्स होते हैं उसे आपस में चिपकाए रखते हैं जिसकी वजह से ये सेल वाल मजबूत बन पाती है। तो यहाँ पे हमारे बॉडी में 3 प्रकार के मेन कंपोनेंट होते हैं जिसे सेल प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे हम एक आइडिया के लिए जान लेते हैं और आगे जब ऑर्गेनेल्स हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कौन कौन सा सेल जो है वो किस किस प्रकार के प्रोटीन, फाइबर्स या कार्बोहाइड्रेट को प्रोसेस करता है। तो हम यहाँ 3 प्रकार के मेन कंपोनेंट्स देख सकते हैं जिसमें ट्रिक है याद करने के लिए PCF। तो यहाँ पे हम P से समझते हैं प्रोटीन, C से समझते हैं कार्बोहाइड्रेट और F से समझते हैं फैट। तो ये हमारे बॉडी के मेन कंपाउंड है, मतलब इसी से हमारे बॉडी है जो मेनली बना है। अब फंक्शंस पे चलते हैं कि सेल वाल के फंक्शन क्या हैं। तो यहाँ पे सेल वाल में पहला फंक्शन दे रहा है, इट परमिट्स द प्लांट सेल टू बिकम टू रिजिड। मतलब यहाँ टू रिजिड मतलब कि बहुत ज़्यादा कठोर बनने या मजबूत बनने में ये प्लांट सेल का हेल्प करता है। एज वाटर इंटर्स द वैक्यूल्स थ्रू ऑस्मोसिस। और जो इसमें वाटर होता है वो
सेल वाल से ही आता है और ये वैक्यूल्स में ऑस्मोसिस के द्वारा जाता है। यहाँ पे ऑस्मोसिस, मियोसिस, मिटोसिस ये सभी लास्ट टॉपिक हैं जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम बस इतना ही रहने देते हैं। अब इसमें आगे दे रहा है द प्लांट सेल एक्सपेंड्स, और जो ये ऑस्मोसिस के कारण जो वाटर आता है उसी वजह से जो प्लांट सेल होता है वो एक्सपेंड हो जाता है। द सेल वॉल हैज़ टू बिकम स्ट्रांग इनफ टू रेजिस्ट द एक्सपेंशन एंड सो इनेबल द सेल वॉल टू बिकम टू रिजिड। मतलब जो सेल वॉल हैज़ टू स्ट्रांग इनफ टू रेजिस्ट द एक्सपेंशन, जो सेल वॉल होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि जो उसका एक्सपेंशन होता है, जो वो एक्सपेंड होती है उसे सह सकती है। सो इनेबल द सेल वॉल टू बिकम टू रिजिड, इसी कारण जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है। अब अगले इसमें प्रॉपर्टी में दे रहा है इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सपोर्ट द सेल वॉल, द स्ट्रेंथ में बी फर्दर इंक्रीज्ड बाय द एडिशन ऑफ लिग्निन इन टिश्यूज सच एज जाइलम। तो इसमें दे रहा है इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब ये जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। द स्ट्रेंथ में बी फर्दर इंक्रीज्ड बाय द एडिशन ऑफ लिग्निन इन टिश्यूज सच एज जाइलम। जो इसके स्ट्रेंथ को अगर हम बढ़ाना चाहें तो हम लिग्निन को टिश्यूज़ में इनपुट या एडिशन कर सकते हैं। जैसे कि एक लिग्निन का यहाँ दिया है जाइलम, ये लिग्निन जो है हम टिश्यूज़ में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, इसलिए अभी यहाँ पे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जाइलम एक लिग्निन दिया है जिसकी वजह से सेल वॉल मजबूत हो जाती है। अब यहाँ पे अगला स्टेटमेंट दे रहा है इट इज़ फ्रीली परमिएबल टू वाटर एंड सब्सटेंस इन सॉल्यूशन। फ्रीली परमिएबल मतलब किसी भी चीज़ को ये आने और जाने देती है, क्योंकि इसके पास अलग से एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो इस काम को करता है। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, कुछ ही चीज़ों को आने देता है और जाने देता है, इसीलिए यह केवल प्लांट सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और एक निश्चित आकार देता है। तो ये फ्रीली परमिएबल होता है, ये किसी चीज़ को आने देता है। टू वाटर एंड सब्सटेंस इन सॉल्यूशन, जो वाटर हो चाहे सॉल्यूशन सब्सटेंस हो, किसी भी चीज़ को। अब अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। तो अगला टॉपिक आता है प्लाज्मोसिस। तो प्लाज्मोसिस क्या है चलिए देखते हैं। तो इसमें पहला स्टेटमेंट दे रहा है व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के जरिए अगर प्लांट सेल वाटर को लूज करता है, देयर इज अ श्रिंकेज और कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट अवे फ्रॉम द सेल वॉल, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड प्लाज्मोसिस। जो लूज करेगा वाटर प्लांट सेल, उसकी वजह से उसमें श्रिंकेज होगा, यानी कि उसमें खिंचाव पैदा होगा और उसका आकार छोटा होगा। लेकिन सेल वॉल तो रिजिड है, इसलिए वो अपना आकार बदलेगी नहीं, और जो उसके अंदर के सब्सटेंस होंगे प्लांट सेल के वो उस आकार को बदलेंगे। इसी कारण जो उसके अंदर प्रोटोप्लास्ट होगा वो सेल वॉल से दूर जाएगा, और इसी फिनोमेना को हम प्लाज्मोसिस कहते हैं। अब इसमें अगला आता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में पहला स्टेटमेंट दे रहा है द न्यूक्लियस इज अ लार्ज सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल सेलुलर कंपाउंड। मतलब ये जो न्यूक्लियस है ये लार्ज होता है और सेंट्रली लोकेटेड होता है, मतलब जो सेल है उसके सेंटर में लोकेट करेगा और गोल होता है, और ये स्फेरिकल यानी कि गोल होती है और सेलुलर कंपोनेंट होती है। मतलब सेल में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसे हम ऑर्गेनिल या सेलुलर कंपोनेंट कह सकते हैं। ये एक प्रकार की सेलुलर कंपोनेंट है। अब यहाँ पे अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो अगला स्टेटमेंट हमें कह रहा है इट इज़ बाउंडेड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोथ फॉर्मिंग अ न्यूक्लियर एनवलप। तो यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि प्लाज्मा एनवलप किसे कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक प्रकार का सेल है, ये एक सेल है, तो इसके बाहर जो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मान लीजिए अंदर एक प्रकार का सेल है, यहाँ पे ठीक से बन नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे जो गैप बन रहा है, दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। ये मान लीजिए बाहरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये दो प्रकार के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उनके बीच में जो गैप बनता है, ये जो गैप है इसे हम प्लाज्मा एनवलप कहते हैं। अब इसी स्थिति में हम अगर न्यूक्लियर को रख दें तो वहाँ पे हमें मिलेगा कि ये मान लेते हैं ये न्यूक्लियर है, तो यहाँ भी दो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, जिसमें पहला जो मेम्ब्रेन होता है वो इनर साइड होता है और दूसरा मेम्ब्रेन आउटर साइड होता है। तो यहाँ पे हम इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं और यही न्यूक्लियर की स्थिति में हम इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। तो यहाँ पे ये प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था, तो उस वीडियो को जाके इस टॉपिक को अच्छा से देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगले स्टेटमेंट में दे रहा है कि न्यूक्लियर एनवलप इनक्लोज बाय अ स्पेस बिटवीन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ भी हमने आपको बताया कि जो न्यूक्लियर एनवलप होता है वो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उससे बनता है, एंड इज कनेक्टेड टू अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ER। तो ER के बारे में इसी वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। इसमें दो प्रकार के ER होते हैं, SER और RER। तो यहाँ पे जानते हैं कि जो न्यूक्लियर एनवलप होता है वो दो मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनता है, एंड कनेक्टेड टू द सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जिस सिस्टम से कनेक्टेड होता है उसे हम ER या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब इसमें अगला स्टेटमेंट दे रहा है द न्यूक्लियर एनवलप कंटेन मेनी पोर्स। जो न्यूक्लियर एनवलप होता है वो बहुत छोटे छोटे पोर्स यानी कि छेद लिए रहता है। यहाँ कोष्टक में दे रहा है द न्यूक्लियर पोर्स, इसे हम न्यूक्लियर पोर्स भी कह सकते हैं। एंड इनक्लोज द लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस द न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो न्यूक्लियर पोर्स है ये लिक्विड सब्सटेंस से क्लोज्ड होता है, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये ग्राउंड सब्सटेंस होता है, यहाँ ग्राउंड सब्सटेंस से हम कह सकते हैं कि जो ये न्यूक्लियर मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। तो इसके बीच में इतना जो सरफेस है, ये चारों तरफ से इतना सरफेस छूटा हुआ है, तो इतने सरफेस को हम जिस लिक्विड से इनक्लोज होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसी को हम एक प्रकार का लिक्विड है, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो पोर्स है, ये जो न्यूक्लियर पोर्स है वो यहाँ पे स्थित होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और ये इस तरीके से हम इसे दरवाज़ा भी कह सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर में जो भी चीज़ आती या जाती है ये न्यूक्लियर पोर्स से ही होकर आती और जाती है, इसीलिए हम इसे डोर भी कह सकते हैं। अब इसमें अगला स्टेटमेंट दिया है न्यूक्लियोपोर्स allow transfer of material between the nucleus and cytoplasm। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में होता है। तो ये जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं वही जो मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में उसे अलाउ करते हैं। तो यही हमने अभी आपको बताया। अब अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं। द न्यूक्लियोलस इज रिच इन प्रोटीन एंड RNA। तो यहाँ न्यूक्लियोलस जो है ये एक प्रकार का सब्सटेंस है जिस पे पोर्स पाए जाते हैं, उसे हम न्यूक्लियोलस कह देंगे। ये RNA और प्रोटीन में रिच होते हैं। RNA से हम ये समझ सकते हैं राइबो न्यूक्लियस एसिड, जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है उसे हम RNA कहते हैं। मॉलिक्यूल्स एंड एक्ट्स एज द साइट फॉर राइबोसोम फॉर्मेशन। यही जो मॉलिक्यूल्स होता है ये ऐसे एक्ट करता है कि ये राइबोसोम फार्मिंग करता है, ये एक्ट करके राइबोसोम फार्मिंग करता है। इसी वजह से प्रोटीन और RNA न्यूक्लियोलस में रिच होते हैं। अब अगले स्टेटमेंट में दे रहा है न्यूक्लियोलस इज नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। ये जो न्यूक्लियोलस है ये फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम होता है।
यानी कि जो राइबोसोम बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। अब अगला इसी में दे रहा है, राइबोसोम्स आर हेल्पफुल इन प्रोटीन सिंथेसाइज इन द साइटोप्लाज्म। और ये जो राइबोसोम होता है, पिछले वीडियो में हमने डायग्राम में दिखाया था कि जो राइबोसोम होता है वो साइटोप्लाज्म पे एक पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। और राइबोसोम के जो स्ट्रक्चर फंक्शन है ये इसी वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, तो इस वीडियो में बने रहें। अब अगले में दे रहा है कि द क्रोमैसिन मटेरियल इज अ थिन थ्रेड लाइक intertwined mass of aeromase material and composed of the genetic substance DNA and protein। तो यहाँ पे दे रहा है क्रोमैटिन मटेरियल। तो क्रोमैटिन मटेरियल एक न्यूक्लियर में मटेरियल होता है जो वहाँ से कंपोज होता है। वो थिन थ्रेड लाइक इंटरट्विंड, मतलब वो ट्विंड होता है, डबल होता है, जो थ्रेड लाइक होता है मास ऑफ क्रोमोसोम्स मटेरियल, जो क्रोमोसोम्स मटेरियल के बराबर होता है, एंड कंपोज्ड ऑफ द जेनेटिक सब्सटेंस। और ये जेनेटिक सब्सटेंस यानी कि जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है या किसी भी चीज़ को जनरेट करने में हेल्प करता है वो डीएनए होता है और उसे बनाने में हेल्प करता है। यहाँ डीएनए का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड। अब अगले स्टेटमेंट में पढ़ते हैं। तो अगले स्टेटमेंट में दे रहा है, डीएनए स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द सेल। जो डीएनए होता है वही ऑल इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द सेल, वही जो सारे इंफॉर्मेशन सेल के लिए आवश्यक होते हैं वो स्टोर करता है। टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फर्दर सेल्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पे दे रहा है टू फंक्शन, टू ग्रो एंड टू रिप्रोड्यूस। यहाँ पे फंक्शन करने के लिए और ग्रो करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन डीएनए स्टोर करता है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में डीएनए द्वारा जाती है और उसको फंक्शन या ग्रो करने में मदद करती है। डिस्टिंक्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। और ये जो सेगमेंट होते हैं जिसकी वजह से जनरेशन में ग्रोथ फंक्शन और रिप्रोडक्शन होता है उसे हम जीन्स कह सकते हैं। इसी से जो होता है एक्टिविटीज़ या ह्यूमन शेप का ट्रांसफ़र होता है, जैसे हमारा चेहरा या हमारी मम्मी से या पापा से किसी एक से मिलता होगा तो ये जीन्स के द्वारा ही होता है। अब इसमें अगला टॉपिक आता है क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम की तरफ एक छोटा सा टॉपिक है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस देखेंगे। इसमें क्रोमोसोम्स में दे रहा है, देयर आर 46 क्रोमोसोम और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल इन ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स में 10 टू द पावर 14 और 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, उसमें एक सेल्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम या 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और यही क्रोमोसोम्स जीन में होते हैं और जीन जो होता है वही ट्रांसफ़र में मदद करता है। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस में पहला स्टेटमेंट दे रहा है, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस में पहला स्टेटमेंट दे रहा है, द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। तो यहाँ पे हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं जो न्यूक्लियस है वो सेल का माइंड है, क्योंकि बिना न्यूक्लियस सेल किसी भी प्रकार का फंक्शन नहीं कर सकता है। अपने यूकैरियोटिक सेल्स में और प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर नहीं था लेकिन उसमें न्यूक्लियाइड रीजन था। लेकिन अगर वहाँ पे न्यूक्लियाइड रीजन भी नहीं रहता तो वहाँ पे वो सेल डेड हो जाता। इसीलिए से न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज़रूरी है सेल में। अब इसी में आगे स्टेटमेंट दे रहा है, इट द न्यूक्लियस इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सेल द प्रोटोप्लास्ट अल्टीमेटली ड्राइज अप एंड डाइज। जो न्यूक्लियस है अगर वो सेल से रिमूव कर दिया जाए तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो ड्राई हो जाएगा। एक लिक्विड सब्सटेंस है प्रोटोप्लाज्म, वो ड्राई हो जाएगा और सेल डेड हो जाएगा। इट रेगुलेट द सेल साइकिल, और ये सेल साइकिल को रेगुलेट करता है।
जैसे कि एक सेल से दूसरा सेल, दूसरे सेल से तीसरा सेल, या फिर सेल से एक सेल से दूसरे सेल को कुछ मटेरियल देना है या वहाँ से लेना है, ये सब ये रेगुलेट करता है। इट इज़ कॉन्सर्नेड विद द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेटरीज फ्रॉम द पेरेंट ऑफ अ स्प्रिंग। ये जो होता है इसी वजह से पेरेंट से जो उसकी जनरेशन बढ़ती है उसमें ट्रांसमिशन होता है हेरिडिटरीज का, यानी कि जो शकल हो सकती है या फिर ब्रेन की जो कैपेसिटी या माइंड हो सकता है वो ट्रांसफ़र हो सकता है इसी न्यूक्लियस के द्वारा। अब यहाँ पे अगला टॉपिक आता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं। तो साइटोप्लाज्म में पहला स्टेटमेंट दे रहा है द पार्ट ऑफ सेल विच अकर्स बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। द इनर ग्रैन्यूल्स मास ऑफ द साइटोप्लाज्म इज ऑफन कॉल्ड इंडोप्लाज्म वाइल द आउटर क्लियर ग्लासी लेयर इज कॉल्ड कोरेक्स और एक्टोप्लास्ट। जो इनर ग्रैन्यूल्स मास मतलब कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो साइटोप्लाज्म की, उस ग्रैन्यूल यानी कि छोटे छोटे दाने लिए हुए होती है जिसे हम इंडोप्लाज्म कह सकते हैं। ये सब पॉइंट नोट करते जाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाइल द आउटर क्लियर ग्लॉसी लेयर इज कॉल्ड सेल कॉर्टेक्स या एक्टोप्लाज्म। वहीं पे जो इसकी आउटर लेयर होती है उसे हम कॉर्टेक्स और एक्टोप्लाज्म कहते हैं, क्योंकि ये क्लियर ग्लासी और आउटर लेयर होती है, इसी वजह से इसे हम एक्टोप्लास्ट कहते हैं। ये सभी डायग्राम हम अगले वीडियो में देखेंगे कि किसे हम क्या कह सकते हैं, किस प्रकार कह सकते हैं। अब यहाँ पे अगला स्टेटमेंट आता है साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ एक्वायर ग्राउंड सब्सटेंस साइटोसोल। जो ये साइटोप्लाज्म होता है वो ग्राउंड सब्सटेंस एक्वायस ग्राउंड सब्सटेंस या लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस लिया जाता है, जिसे हम साइटोसोल कहते हैं। अब साइटोसोल के टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो साइटोसोल के टॉपिक में कह रहा है इट इज़ द सॉल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इट फ्रॉम द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड इट्स लोकेटेड बिटवीन द सेल ऑर्गेनेल्स। ये जो साइटोसोल होता है वो सॉल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, यानी लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। इट्स फ्रॉम द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म का ग्राउंड सब्सटेंस होता है जिसपे बाकी चीज़ें रखी जाएंगी वो ये फॉर्म करता है। एंड इज लोकेटेड बिटवीन द सेल ऑर्गेनेल्स। जो सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके बीच में ये लोकेट होता है। साइटोसोल कंटेन अ सिस्टम ऑफ प्रोटीन्स फाइबर्स कॉल्ड साइटोस्केलेटन। ये साइटोसोल एक सिस्टम कंटेन करता है जो प्रोटीन फाइबर्स से बना होता है, जिसे हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। अब इसमें अगला टॉपिक दे रहा है साइटोसोल एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ विटल केमिकल्स सच एज अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन्स, आयंस etc। जो ये साइटोसोल होता है वो विटल केमिकल्स को स्टोर करने में, जो हमारे खाना पचाने में काम आता है उसे स्टोर करता है, या फिर एनर्जी देने में काम आता है उसे स्टोर करता है। जैसे कि अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, विटामिन्स या आयंस या बहुत कुछ। अब अगले स्टेटमेंट में पहुँचते हैं कि इट इज़ द साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवे सच एज ग्लाइकोसिस। ये जो साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक पाथ, ये मेटाबॉलिक पाथ वे होता है। मेटाबॉलिक अब अगले वीडियो में देखेंगे मेटाबॉलिक क्या है। पाथवे होता है सच एज ग्लाइसोसिस। ग्लाइसोसिस जैसे ही ग्लाइसोसिस भी एक सब्सटेंस है जो पाथ प्रोवाइड करता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, ये भी साइटोसोल करता है। सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, न्यूक्लियाइड्स एंड सम अमीनो एसिड्स आल्सो टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये फैटी एसिड को सिंथेसाइज करता है
और न्यूक्लियाइड्स और अमीनो एसिड्स इसमें प्लेस लेता है, यानी कि इसमें स्टोर होता है। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो प्रकार का होता है, जिसमें अभी आगे हम देखेंगे। तो चलिए इसका सबसे पहले पहला स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट में दे रहा है ER इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। ये जो ER है वो लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का, हर ट्यूब्स इसकी मेम्ब्रेन बाउंड होती है। इसका डायग्राम ऐड करना हम भूल गए हैं। अब अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम हर एक ऑर्गेनेल्स का एक स्पेसिफिक डायग्राम ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। एंड सीड्स, जो ये ट्यूब्स और सीड्स होते हैं ER में, उसका जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। इट इज़ कनेक्टेड टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस एंड वन एंड एंड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द अदर एंड। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा ऑर्गेनेल है। ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो मान लीजिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट इसका जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है और दूसरा पॉइंट जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे यहीं से पता चल रहा है कि ये कितना बड़ा ऑर्गेनेल है। ER अकर्स इन 3 फॉर्म्स, सिस्टर्ने, वेसाइकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। जो ये ER है ये 3 फॉर्म में आता है, सिस्टर्ने में आता है, वेसाइकल्स में आता है और ट्यूब्यूल्स में आता है। इसको हो सके तो हम अगले वीडियो में डायग्राम से समझेंगे या फिर यहाँ आगे एक्सप्लेनेशन इसका हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल हम इसके पार्ट्स देखते हैं। तो यहाँ पे इसके 2 प्रकार के पार्ट्स हैं, जिसमें पहला है RER और दूसरा है SER। तो यहाँ पे जो RER है इसका फुल फॉर्म है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे रफ और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया गया है। तो यहाँ रफ इसलिए कहा गया है क्योंकि जो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें यहाँ पे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर, पोर्स तो नहीं कहेंगे कि ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो राइबोसोम होता है, और ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। और वहीं पे स्मूथ जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो उसमें राइबोसोम नहीं होता है, इसलिए वो लिपिड सिंथेसाइज करता है। अगले स्टेटमेंट में भी यही दिया है RER विथ राइबोसोम्स अटैच ऑन इट्स सरफेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जो ये राइबोसोम्स होते हैं वो RER के सरफेस पे अटैच होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और SER विच इज़ विदाउट राइबोसोम एंड इज़ मेंट फॉर लिपिड सिंथेसिस। और ये जो SER है वो राइबोसोम के बिना होता है, इसलिए वो लिपिड सिंथेस करता है। अब यहाँ फंक्शन ऑफ ER देख लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ ER में पहला स्टेटमेंट दे रहा है इट फॉर्म्स सपोर्टिंग स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ सेल। ये सपोर्टिंग स्केलेटन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सेल का, मतलब ये सपोर्ट करता है सेल को कि ये अपना आकार बनाए रखें। ER प्रोवाइड्स अ पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल। जो ये ER है वो एक पाथ प्रोवाइड करता है कि ये एक सेल के न्यूक्लियर से निकले दूसरे सेल के न्यूक्लियर में पहुँचे। जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्ट ज्वाइंट है, तो अगर न्यूक्लियस चाहेगा तो डायरेक्ट ER को अपना मटेरियल देगा, ये सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकालेगा और दूसरे सेल में जाके ER से ये ज्वाइंट हो जाएगा और डायरेक्ट न्यूक्लियस में पहुंच जाएगा। ये काम करता है। अब अगले स्टेटमेंट में दे रहा है सर्टेन एंजाइम प्रेजेंट इन स्मूथ ER सिंथेसाइज फैट्स, स्टेरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। जो ये फैट्स है, स्टेरॉइड्स है एंड कोलेस्ट्रॉल है, ये स्मूथ ER सिंथेसाइज करता है।
और जो रफ ER इज कंसर्न्ड विद द ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन्स विच आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन देयर सरफेस। जो ये रफ ER है वो प्रोटीन्स को ट्रांसफ़र करता है जो राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है, जो राइबोसोम उसके सरफेस पे प्रेजेंट है। तो अब यहाँ हम राइबोसोम के टॉपिक पे आ जाते हैं कि राइबोसोम आखिर है क्या। तो राइबोसोम में पहला स्टेटमेंट दे रहा है, राइबोसोम प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन देयर सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। तो जहाँ भी राइबोसोम होगा वहाँ प्रोटीन का सिंथेसाइज होगा ही होगा, क्योंकि जो राइबोसोम है वो कुछ काम करे चाहे ना करे लेकिन प्रोटीन का सिंथेसाइज करता जरूर है। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ राइबोसोम आर द राइबोन्यूक्लियस एसिड एंड प्रोटीन्स। जो राइबोसोम राइबोन्यूक्लियस एसिड या प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है। राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड इन बाय अ मेम्ब्रेन। जो ये राइबोसोम्स हैं ये मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, मेम्ब्रेन फ्री होता है। लिपिड्स आर नॉट प्रेजेंट इन राइबोसोम्स। जो लिपिड्स होते हैं वो राइबोसोम में प्रेजेंट नहीं होते हैं क्योंकि ये सिंथेसाइज लिपिड्स को नहीं करता है। दे आर प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट मैमिला और आरबीसी। ये जो एक्सेप्ट मैमिलाज और आरबीसी, ये मैमिला किंगडम है, ये हम आगे आने वाले क्लासों में पढ़ेंगे, इसलिए अभी यहाँ रहने देते हैं। और बीच में एक चैप्टर है टिश्यू का, उसमें इसका थोड़ा सा डिस्कशन है, तो उस चैप्टर में हम करेंगे। और रेड ब्लड सेल्स में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। इन दोनों चीज़ों में छोड़ के ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे आरबीसी का दे रहा है कि हैव नो न्यूक्लियस एंड नो राइबोसोम। यहाँ पे एक कारण की वजह से ये न्यूक्लियस और राइबोसोम नहीं लिए रहता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो एक एरिया घेरता है और जो राइबोसोम है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। तो यहाँ सीधा सीधा अर्थ निकल जा रहा है कि आरबीसी में प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत कम होता है और न्यूक्लियस एरिया घेरता है। लेकिन आरबीसी जो है उसे एनर्जी पहुंचानी होती है, ऑक्सीजन पहुंचानी होती है, लेकिन इसलिए वो जितना चाहे उतना अपने अंदर एटीपी ले लेता है, जिसकी वजह से इसमें एरिया जो होता है वो अधिक होता है और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। अब यहाँ आरएनए है, राइबो न्यूक्लियस एसिड। यहाँ पे 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, जिसमें से हमें मुख्य रूप से आरआरएनए पढ़ना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो अभी इस टॉपिक को रहने देते हैं, अभी अगले ऑर्गेनेल पे पहुँचते हैं जिसे हम गोल्जी एप्रोटिस कहते हैं। तो गोल्जी एप्रोटिस में पहला स्टेटमेंट दे रहा है, गोल्जी एप्रोटिस कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड filled vesicles, vacuoles and flattened cisternae closed एक्स। जो ये गोल्जी एप्रोटस है ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है और ये फ्लूइड फील्ड वेसाइल्स जो वेसिकल्स होते हैं, वैक्यूल्स और फ्लैटेंड सिस्टरने, मतलब फ्लैटेंड जो फ्लैट सिस्टरने होता है ये लिया रहता है जो फ्लूइड के रूप में होते हैं। और ये जो गोल्जी एप्रेटस होता है उसे हम एक पैकिंग मशीन के जरिए देख सकते हैं। अगले वीडियो में सबका डायग्राम हम दिखा देंगे। तो जो ये गोल्जी एप्रेटस होता है उसका एक फेस न्यूक्लियस की तरफ होता है और दूसरा फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। तो ये न्यूक्लियस से जो मटेरियल लेता है वो अनपैक्ड मतलब खुला मटेरियल होता है, और जब ये अपने से बाहर मटेरियल को निकालता है तो ये उस पर एक कवरिंग कर देता है, जिसकी वजह से इसे मशीन कह सकते हैं कि ये किसी भी चीज़ को पैक करेगा। तो ये जिस फेस से मटेरियल को लेता है जो न्यूक्लियस के तरफ होता है उसे हम सीस फेस कहते हैं, और ये जिस फेस से मटेरियल को निकालता है उसे हम ट्रांस फेस कहते हैं। अब यहाँ पे अगला स्टेटमेंट दे रहा है, सिस्टरने आर फ्रॉम्ड एटोन इंड ऑफ स्टेज कॉल्ड सीस फेस। जो सिस्टरने आर फ्रॉम्ड एलोन इंड ऑफ द स्टेज कॉल्ड सीस फेस। जो ये गोल्जी ऑपरेटर का सीस फेस है उसी पे सिस्टरने फॉर्म्ड होता है,
जिसे सिस फेस कहते हैं ऑफ गोल्जी एपैरेटस। दे आर बडेड ऑफ एज वेसाइकल एट द अदर फेस ऑफ गोल्जी एपैरेटस कॉल्ड ट्रांसफेस। और यही जो है दूसरे फेस पे गोल्जी एपैरेटस के बडेड होता है, यानी कि ग्रैन्यूल्स लाइक होता है, जिसे हम ट्रांसफेस कहते हैं। अब अगले स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट दे रहा है गोल्जी एपैरेटस इज अब्सेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में अब्सेंट होता है और ब्लू ग्रेन एल्गी और मैच्योर स्पर्म में भी अब्सेंट होता है। एंड रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमलाज एंड अदर एनिमल्स, मैमलाज और अदर एनिमल्स में भी अब्सेंट होता है प्लस रेड ब्लड सेल्स के साथ। अब यहाँ गोल्जी एपैरेटस के हम फंक्शन देख लेते हैं कि गोल्जी एपैरेटस के फंक्शन क्या हैं। अब हम यहाँ पे फंक्शंस देख लेते हैं। तो फंक्शन में पहला स्टेटमेंट दे रहा है द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी एपैरेटस इज स्केलेटरी। इट पैक्स मटेरियल सिंथेसाइज इन द सेल एंड डिस्पैच देम आइदर टू इंटरसेलुलर टारगेट सच एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम और एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट्स। यहाँ पे दे रहा है द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी एपैरेटस इज स्केलेटरी, मतलब कि जो ये गोल्जी एपैरेटस का मेन फंक्शन है वो किसी भी सामान को सेल से बाहर निकालने का है। इट पैक्स मटेरियल सिंथेसाइज इन द सेल, जो सेल के अंदर सिंथेसाइज हो जाता है मटेरियल उसे ये पैक करता है। एंड डिस्पैच देम आइदर टू इंटरसेलुलर टारगेट्स, और इसे टारगेट सेट करके एक जगह से दूसरे जगह पे भेजता है और वहाँ जाके ये अपना वर्क करता है। इन प्रोड्यूस वैक्यूल्स और स्केलेटरी वेसाइकल्स विच कंटेन सेलुलर एक्सक्रीशन। इट प्रोड्यूस वैक्यूल्स और स्केलेटरी वेसाइकल्स, ये वैक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा, ये स्केलेटरी वेसाइकल्स प्रोड्यूस करेगा विच कंटेन सेलुलर सेक्रेशन, जो सेलुलर सेक्रेशन यानी कि सेलुलर में जो सेल में जो कचरा होता है उसे ये कंटेन किया रहता है और ये इसे पैक करके सेल से बाहर भेज देता है। एग्जाम्पल एंजाइम, प्रोटीन, सेलुलोज, मेलेमाइन, पिगमेंट, लैक्टोप्रोटीन ऑफ मिल्क। जैसे कि एंजाइम हो गया प्रोटीन या सेलुलोज, या मेलेमाइन पिगमेंट हो गया, या लैक्टोप्रोटीन्स ऑफ मिल्क हो गया जो मिल्क में पाया जाता है, उसे इस सेल के बाहर भेजेगा। और अब इसमें आखिरी स्टेटमेंट दे रहा है गोल्जी एपैरेटस इज आल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसाइज ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम। जो गोल्जी एपैरेटस है वो सेल वॉल को सिंथेसाइज करने या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिंथेसाइज करने और साथ में लाइसोसोम को भी सिंथेसाइज करने में इन्वॉल्व्ड यानी कि हेल्प करता है। अब यहाँ पे आके हमारा गोल्जी एपैरेटस ख़त्म हो जाता है। आज के वीडियो में हम यहीं तक रहने देंगे। अब अगले वीडियो में जो है हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, और लाइसोसोम के बारे में पढ़ने के साथ साथ इस वीडियो में जो हमने ऑर्गेनिल्स पढ़े हैं उसके डायग्राम भी इस अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इस नोट्स का PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।